HinduPost.in में आपका स्वागत है। सुशील जी, अभी अभी हमें खबर मिली है कि पीडीपी बीजेपी सरकार गिर चुकी है और बीजेपी ने समर्थन खींच लिया है। तो क्या ये कैसे हो गया एकदम, और इसका क्या नजरिया है आपका? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई और इस पूरे देश को बहुत बहुत बधाई कि अब हमारे सर पर से ये जो तलवार लटकी हुई थी पिछले 3 साल, वो हट गई है। अब कम से कम कश्मीर राहत की सांस लेगा, क्योंकि उन्हें सीधा इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा था, और देश भी राहत की सांस लेगा, क्योंकि ये सरकार अलगाववादियों की गोद में बैठी सरकार थी। ये सरकार वहाँ के जिहादियों की समर्थक, परोक्ष रूप से समर्थक सरकार थी। इसकी नीतियाँ, इसके कार्यक्रम, इसके निर्णय लगातार उनकी मदद करते रहे, और देश एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता रहा। इस सरकार के हटने से उम्मीद है कि प्रशासन पर उनका शिकंजा ढीला पड़ेगा और कम से कम उन नीतियों को पलटा जाएगा, उन निर्णयों पर पुनर्विचार होगा जिनसे उनको फायदा पहुंचाया जाता रहा इन पिछले 3 सालों में। एक हिंदुत्व लीडर जो कि कश्मीर पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, वो संपर्क में थे बीजेपी के किसी बड़े शीर्षस्थ नेता से जो कश्मीर की सारी पॉलिसी डिसाइड कर रहे थे और जो इसमें काफी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा था कि इसको चलने दीजिए इस सरकार को, क्योंकि सरकार को चलने से यह फायदा है कि मुखौटा तो महबूबा मुफ्ती का रहेगा, नाम उनका रहेगा, और जो किलिंग्स है टेररिस्ट की हम करते रहेंगे, तो इससे हल्ला नहीं मचेगा देश में और टेररिस्ट भी मारे जाएंगे। तो क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी? देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजी की दुनिया का इंसान हूं, और उस दुनिया में इसको रेट्रोफिटिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि आप एक परिस्थिति में फंस गए, अब आप एक स्ट्रैटेजी इन्वेंट करके उस परिस्थिति को सही साबित करने में लग जाएं। आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से परिस्थिति का निर्माण ना करें, आप परिस्थिति को सही जतलाने के लिए एक स्ट्रैटेजी का आविष्कार कर लें। नहीं तो अब स्टोन पेल्टिंग अगर होगी तो क्या मतलब अलग तरह का रिएक्शन आएगा इस गवर्नमेंट का, जो अब मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल के जी अंडर। हाँ, जी हाँ। अब इन पत्थरबाजों को पता है कि उनकी माई बाप सरकार सत्ता में नहीं है, जो जेल में उनको पकवान खिलाएगी, उनकी सेवा करेगी, और जब वो चाहेंगे उन्हें बिना मुकदमा चलाए माफ करके छोड़ देगी। तो पैलेट गन का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार वो सब काम करेगी जो उसे देश की रक्षा के लिए करने चाहिए, आतंकवादियों की खुशामद के लिए नहीं, उनको पुचकारने बहलाने सहलाने के लिए नहीं, उनको मदद पहुंचाने के लिए नहीं, उनको रिश्वत और फिरौती देने के लिए नहीं, बल्कि देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए और देशभक्तों की सुरक्षा के लिए। आतंकवादियों और अलगाववादियों की तीमारदारी और सुरक्षा के लिए जो सैकड़ों करोड़ खर्च होते रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब उन पर रोक लगेगी। ये अग्रीमेंट क्या हुआ था? जो अग्रीमेंट हुआ था इस सरकार के साथ, एक कागज का टुकड़ा था जिसपे इन्होंने अग्रीमेंट किया था। तो उस अग्रीमेंट में इन्होंने ओपनली अपनी खुद की आइडियोलॉजी के खिलाफ समझौते किए थे। वो क्या थे समझौते? मयंक जी, ये एग्रीमेंट नहीं था, ये देश के लिए काले पानी का वारंट था। आप उस एग्रीमेंट को पढ़िए, आप सिर धुन लेंगे कि उस पार्टी ने, जिसने कश्मीर को अपनी पूरी राजनीतिक हैसियत के बीच में रखा, जिसने अपनी विचारधारा को कश्मीर के जुड़े मुद्दों से ही उपजाया, उसी से उसको अपना परिचय पत्र बनाया, कॉलिंग कार्ड बनाया, देश भर में 370 के मुद्दे पर उन्होंने अलग जगाई, कार्यकर्ता निर्मित किए, वोटरों को, अपने मतदाताओं को अपनी ओर खींचा। उस पार्टी ने लिख करके दे दिया कि 370 नहीं हटाएंगे। जो पार्टी तिलमिला जाती थी इस बात को सुनकर के आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाया जाए, कोई राजनीतिक दल अगर ये मांग करता था, तो भाजपा तिल मिला के कहती थी कि ये राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है, इसको राजनीतिक अखाड़े में मत खींचिए, इस पर राजनीति मत कीजिए।
उसने उसको एक राजनीतिक समझौते के केंद्र में रखा और ये आश्वासन दिया कि उसे हटाएंगे। आर्मी भी हटाई तुरंत। कश्मीर में इनका राज जब शुरू हुआ उसके बाद आर्मी भी हटाई कहीं। बिल्कुल, उनकी संख्या, उनकी प्रेजेंस इतनी घटाई गई क्योंकि उन्हें बार बार ये जतलाया जाता था कि हमें इस आर्मी की वर्दी देख करके एक प्रतिक्रिया होती है वहां की जनता में, इसलिए उनके चेक पोस्ट हटाए जाएं, उनके निगरानी के पोस्ट हटाए जाएं, वो दिखाई ना दें, उन्हें बैरकों में बंद किया जाए, उन्हें वापस सीमा पर भेजा जाए। उनसे जो जगह खाली हुई उसको बुरहान वानी जैसे लोगों ने भरा और फिर वो किसी के काबू नहीं आए, किसी के हाथ नहीं आए। यही नहीं, उन्होंने लिख करके दिया, जिस हुर्रियत के नाम पर ये मुंह बिचकाते थे और कहते थे कि ये अलगाववादी लोग हैं, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इनसे बात करके क्या होगा, लिख करके दिया कि हम हुर्रियत के साथ बात करेंगे। इन्होंने तो पाकिस्तान से न बात करने की अपनी नीति को शीर्षासन करा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, एजेंडा फॉर अलायंस में लिखा कि श्रीनगर में शहर खास बनाएंगे। कश्मीर के हिंदू नाम वाली जगहों के नामों का इस्लामीकरण हो रहा है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद भी श्रीनगर जैसे शहर में श्रीनगर नाम का शहर खास हो जाना, आप सोचिए। तो उस एजेंडा फॉर अलायंस में एक तरफा छूट और रियायतें देने का काम भाजपा ने किया। इस गठबंधन में वो पायदान बन गई और वह बनकर खुश थी। 3 साल प्रदेश भाजपा के नुमाइंदे, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में उनके प्रवक्ता हों, उन सबको गिलानी का, बेइज्जती का हर रोज सामना करना पड़ता था। सुशील जी, हम तो बांग्लादेशियों को निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन कश्मीर में हम देख रहे हैं कि रोहिंग्या के नाम पर बांग्लादेशी घुस गए हैं और जगह जगह पर घुस गए हैं। और इस सरकार के पास क्या कोई ऐसी स्पेशल प्रोविजन, क्या स्पेशल पावर नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो कोई एक्शन ले सके महबूबा मुफ्ती के टाइम पर भी? बताइए मयंक जी, 2012-13 में 1, 2, 8, 10, 100, 200 नहीं, 1000, 2000 नहीं, 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या 3,500 किलोमीटर दूर एक देश टाप कर बांग्लादेश के उस पार बर्मा से आए और कहां आकर के बसे? एलओसी से मुश्किल से 50 मील दूर। आप सोच सकते हैं कि इतने सारे लोग खुद आ गए होंगे उस जगह को ढूंढते हुए? नहीं, वो सुनियोजित तरीके से ला करके वहां बसाए गए, उनके लिए जगह ढूंढी गई, उनको वहां पर एक पूरी की पूरी बस्ती बना के दी गई। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये काम यूपीए जैसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सरकारों के दौरान ही, उनकी सत्ता में रहते हुए ही संभव है। भाजपा जैसी देशभक्त सरकार कतई ना होने देती। तो हमें उम्मीद थी 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ कि ये इस नीति में परिवर्तन आएगा। आप हैरान होंगे, ये लोग जो वहां आकर के बस गए थे 2014 बाद, इन्हें पानी भी मिलने लगा, इन्हें बिजली भी मिलने लगी, इनमें से कुछ लोगों ने आधार कार्ड भी बना लिए, इन लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए और अभी पिछले साल भर में इनको हाईवे के साथ साथ दुकानें अलॉट हो गई हैं, इन्होंने बाजार खोल लिए हैं। रोहिंग्या जितने तब थे 2014 में, पहले से 50% इजाफा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है उनकी वहां बस्ती में। तो अपनी सरकार के हाथों ये पाप हुआ है, ये दुष्कर्म हुआ है, और वो भी जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश में। वो एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ जिसमें ये कहा गया था कि रोहिंग्या उसमें सम्मिलित पाए गए। तो जम्मू कश्मीर के हालात इस सरकार की निगरानी में बिगड़े। मैं आपको 2 बातें बताता हूं जो जम्मू कश्मीर में 25 सालों में नहीं देखी गई थी। कौन सी सरकार के बारे में कह रहे हैं हम? मैं इस पीडीपी भाजपा सरकार, गठबंधन सरकार की बात कर रहा हूं जो पिछले 3 साल से ज्यादा से चल रही है। इन 3 सालों में जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसी 2 बातें देखी गई। एक, जब हम लोगों का विस्थापन हुआ
तो आर्मी का दस्ता, सेना का दस्ता केवल कदम ताल करता हुआ निकल जाता था तो खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे, उपद्रवी दुबक जाते थे, शांति छा जाती थी, एक भी कारतूस दागने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब पिछले 3 सालों में सेना जब उग्रवादियों का एनकाउंटर करती है तो मस्जिदों से ऐलान करके लोग इकट्ठे किए जाते हैं जो उस एनकाउंटर करती सेना पर पथराव करते हैं ताकि आतंकवादियों को भागने का मौका मिल सके। दूसरा, जो कभी नहीं देखा गया, पूरी दुनिया में नहीं होता, आतंकवादी जब मारे जाते हैं तो उनका धूमधाम से जनाजा निकाला जाता है। जैसे चे गुवेरा, महात्मा गांधी या भगत सिंह हो, उनका महिमा मंडन होता है, उनके साथी हवाई फायर करके उनको गन सैल्यूट देते हैं और नारे लगते हैं, कैसे बनोगे बुरहान जैसे, कैसी आजादी बुरहान वाली। और उस एक या दो मारे गए आतंकवादियों के एवज में 8-8, 10-10 नए 14, 15, 16, 17 साल के इंप्रेशनेबल माइंड्स को बरगलाकर आतंक में झोंका जाता है, नए आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। ये इस सरकार की नीतियां, इस सरकार की रियायतों, इस सरकार के राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते कश्मीर ने देखा और देश ने झेला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कथुआ में जिस तरह से रेप दिखाया गया कि रेप हुआ है और किसी मुस्लिम का रेप हुआ है, तो उसके बाद जो है वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो गई और काफ़ी पलायन होने लगा हिंदुओं का वहाँ से। तो ये कैसे स्थिति डेवलप हुई थी बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट के दौरान? देखिए, कश्मीर घाटी को तो हिंदुओं से खाली करा लिया गया। अब रहा जम्मू का प्रोविंस, जहां पहले से ही 60% से कम हिंदू बचे हैं और उन पर दबाव बनने लगा वहां पर भी नई बस्तियां बसाने का और उधर जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़ने का। ऐसी स्थिति में वहां एक अपराध सामने आया और उस अपराध की छानबीन और जांच की आड़ लेकर एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया उस पूरे के पूरे गांव में। हालत ये हो गई कि गांव के गांव को पलायन करना पड़ा और जांच ऐसे हाथों में सौंपी गई बदल बदल कर जो कि इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति में मदद कर सके। 3 जांच समितियों ने इस अपराध की जांच की और मुश्किल से 3 हफ्तों में ये 3 जांच समितियां सामने आई। 2 बार इसकी फोरेंसिक ऑटोप्सी की गई, ये चिपकाने के लिए कि ये एक सामूहिक बलात्कार का अपराध था, जबकि दोनों ही फोरेंसिक ऑटोप्सीज में शुक्राणु नहीं मिले। एक गैंग रेप का अपराध जो बार बार किया गया हो, 5 दिन तक लगातार किया गया हो और उसमें एक भी शुक्राणु न मिले, ये कैसा यौन अपराध था। और उस बच्ची को न्याय न मिले, आप सोचिए, इसकी तफ्तीश को इस तरह बिगाड़ा गया कि कम से कम 4 किलोमीटर की परिधि से 250 से ज्यादा, लगभग 250 गवाह इकट्ठे किए गए। 13 परिवारों का गांव है वो कुल मिलाकर, और 250 इनके पास गवाह सूची में बन गए। पहली पेशी में एक भी गवाह को पेश नहीं कर पाए और एक मुख्य आरोपी जो इम्तिहान दे रहा था मेरठ में, कहा गया कि उसके बाप ने, अधेड़ सेवानिवृत्त बाप ने उसको फोन करके बुलाया अपनी हवस पूरी करने के लिए। ये जानते नहीं ये किस समाज की बात कर रहे हैं, जहां वो प्याज खा ले तो मंदिर घुसते नहीं है, बाहर से प्रणाम करके निकल जाते हैं। ऐसे परिवार में एक सेवानिवृत्त 60 साल से ऊंची उम्र का बाप अपने बेटे को बुलाएगा कि आओ उस अधमरी बच्ची का, बेहोश बच्ची का, 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके अपनी हवस पूरी करो। इस तरह की कहानियां गढ़ गढ़ कर उन पर आरोप पत्र दाखिल किए गए, आतंकित किया गया लोगों को झूठी गवाहियां देने के लिए और झूठे साक्ष्य जुटाने के लिए। और ये सब उस क्षेत्र में जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा करती है,
भाजपा संसद में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार में इस दमखम पर बैठी थी कि हमें उस क्षेत्र के हितों का संरक्षण करना है, और वो पूरा का पूरा क्षेत्र आतंकित होकर अनाथ की तरह पलायन कर गया। पार्टी से कोई नहीं आया इनकी सुख दुख की खोज खबर लेने, क्योंकि वो अपने इस गठबंधन की मजबूरी में, उसकी दास्ता में जकड़े हुए थे, जिसमें उन्हें बंधक बनाकर महबूबा मुफ्ती के हाथों सौंप दिया गया था। लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या थी इसमें? इसका सीधा सीधा एक असर जो होना था वो था हिंदू पलायन, ताकि वो इतना बड़ा इलाका, जंगल और गांव वो खाली छूट जाएं और वहां पर फिर बस्तियां बसाकर वहां के हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़ा जा सके। तो वो हुआ क्या? पलायन हुआ हिंदुओं का? हिंदुओं का पलायन हुआ। वो गांव आज भी एक हाईवे से सटा हुआ मैदान है जहां रामलीला होती है, पूठा उसको कहते हैं, वहां धरना दिए बैठा है। 13 घरों का वो एकमात्र ऐसा गांव था जो सीमा, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जंगलों के बीचों बीच था, और वहां से घुसपैठ के रास्तों में आड़े आता था। तो ये सामरिक दृष्टि से भी, आतंकवादियों की भागने छुपने के रास्तों की दृष्टि से भी उनके लिए महत्वपूर्ण था, और ये 13 घर उनकी आंख की किरकिरी बने हुए थे। और इसमें जिन लोगों ने पहल की उनमें हुर्रियत के समर्थक लोग थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो वहाँ आए दिन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जुगत में लगे रहते थे। अब प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, और प्रेसिडेंट रूल के बाद क्या आपको लगता है कि इनके पास कोई जगमोहन है? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो जगमोहन आए दिन नहीं मिला करते साहब, उन्हें सहेज के रखना पड़ता है। और जिस राजनीतिक व्यवस्था में चंपुओं की और परिक्रमा करने वालों की बन आती है और 5 उंगलियां घी में होती हैं, उस व्यवस्था के अंदर दमखम के साथ काम करने वाले लोग कम पाए जाते हैं। चापलूसों की भीड़ में अगर कोई आपको एक सशक्त और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मिल जाए तो इस देश की किस्मत अच्छी होगी। अच्छे गवर्नर की आवश्यकता है। गैरी सक्सेना जैसा गवर्नर, गिरीश चंद्र सक्सेना, कश्मीर को बर्बादी के मुहाने से वापस बचा लाए थे। अकेले उस व्यक्ति ने 6 साल से ज्यादा गवर्नर रूल में कश्मीर को बचाया, इस लायक बनाया कि कश्मीर में चुनाव हो सके। आज फिर कश्मीर उससे भी बदतर हालत में पहुंच गया है। आवश्यकता है इसे बचाने की। कश्मीर की समस्या सुलझाने का ये सुनहरा मौका अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है, केंद्रीय सरकार के पास आया है। आप क्या सुझाव देंगे केंद्रीय सरकार को कि वो किसी तरह से अपना जो वजूद है वो वापस ला सके? देखिए, केंद्र सरकार ऐसे नेताओं के हाथ में है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र देश को ये समझाने में लगा दी कि कश्मीर की समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होना है। और उनको मैं अब कश्मीर का समाधान बताऊं तो मुझे इसके औचित्य पर थोड़ी हंसी आती है। उन्हें मालूम है कश्मीर की समस्या क्या है, उन्हें मालूम है कश्मीर का समाधान क्या है। वहाँ पर एक ऐसा ध्येयनिष्ठ व्यक्ति चाहिए जो एकदम आंखों में उस उद्देश्य को लिए अगले 1 साल एक एक दिन मेहनत करके कश्मीर में वो काम करे जिसकी आवश्यकता है। और वो काम है उसको आतंक मुक्त करना, कश्मीर में कानून का राज कायम करना, कश्मीर के अलगाववादियों पर नकेल कसना, उन पर कार्रवाई करने का नाटक नहीं करना जो पिछले 8 महीने से एनआईए कर रही है हवाला के कांड पर। उन पर सच में नकेल कसना, उनको छठी का दूध याद दिलाना, उनको कश्मीर से पहले बाहर करना और बाहर की जेलों में रखना जहां के उनको वो सब सुविधाएं ना मिल सकें और वहां से वो अपनी कारस्तानियां ना कर सकें, टेलीफोन पे वो जिहाद ना चला सकें। उन्हें कश्मीर के समाज से अलग करके कश्मीर के समाज में कानून का राज लाना, वहां की शिक्षा से जिहाद को और आतंक की पुस्तकों को, आतंक के ज्ञान को निकालना, बाहर करना।
वहां पर इस तरह का जो एक गठजोड़ बन गया है जिसने आतंक की अर्थव्यवस्था पैदा कर दी है, जिसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, जुट गए हैं, जो इस पूरे कारोबार को कभी बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें उनकी रोटियां चलती हैं, इसमें उनकी जायदादें बनती हैं। तो ऐसे बहुत से लंबे कामों की फेरिस्त है जिसके लिए अब समय आ गया है। आपने अन्य बहुत से प्रयोग करके देख लिए, उन प्रयोगों में हाथ जला के देख लिए, देश का नुकसान करके देख लिया। अब ईश्वर के लिए वो कीजिए जो आप करने का आश्वासन पिछले दशकों से और पीढ़ियों से इस देश को देते रहे हैं। ईश्वर के लिए अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर, अपनी निष्ठाओं पर, अपनी प्रतिज्ञाओं पर, अपने चुनाव के घोषणा पत्र पर लौट आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपसे हमने बात की और आपने हमको बड़ी अच्छी तरह से समझाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अवसर के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।